स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में अपने कुछ चैप्टर्स जो कंप्लीट कर चुके हैं। हम आपसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि आपने अपने फ्यूचर के लिए, है ना, हम ये भूल जाते हैं जब आप लोग स्टडी करते हो तो ये भूल जाते हो जिंदगी में कुछ चीजें सीखनी है, जैसे कि आप किसी दूसरे के ऊपर एहसान नहीं कर रहे पढ़ाई करके। आप अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए जो सिलेबस को ठीक से पढ़ाया गया है आप भी उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं अगर यूट्यूब की दुनिया में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी इधर उधर की, आप एक चीज सर्च करोगे आपको हजार चीजें मिल जाएंगी, अच्छी भी मिलेंगी, कम अच्छी भी मिलेंगी और बुरी भी मिलेंगी। डिपेंड करता है कि आप किस चीज को लाइक करते हैं, किसको डाइजेस्ट करते हैं। ये आपकी फ्रीडम भी होती है और ये अच्छी बात है। लेकिन आपको ये देखना है कि जहां पर चीजें सिस्टमैटिकली पढ़ाई गई हो, जहां पर चीजें वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई गई हो, आप उन चीजों को एक बार बैठकर एक जगह से करना शुरू कर दीजिएगा। और ज्यादा नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, केवल आप 2 महीने टाइम दे दीजिएगा। 2 महीने बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ना मिले तो आप उससे आकर कहिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, लैंग्वेज एटमॉस्फेयर से आती है। कैसे आती है? सीखने से आती है। बाकी सब्जेक्ट्स को आप लर्न कर सकते हो, लैंग्वेज को आपको फील करना पड़ता है, रियलाइज करना पड़ता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। जो चैप्टर्स पीछे कराए गए हैं उनको आप ठीक से करते जाइएगा। ग्रामर में आपके वोकैब और ग्रामर दोनों साथ साथ चल रही हैं, इसलिए हम आपको ये करा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के कुछ आए हुए क्वेश्चन जो अब तक आए हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। देखिए, ये किसी को नहीं पता है कि भविष्य में आने वाला है, लेकिन एक अनुभव के आधार पर जो पढ़ा गया है अब तक या अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर ये गेस किया जाता है कि ये क्वेश्चन कर लिए जाए तो पॉसिबिलिटी होती है ज्यादा क्वेश्चन से फंसने की। तो इसलिए हम आज करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के कुछ पॉइंट्स, कुछ नाम जो ज्यादातर पूछे गए हैं और उनके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप लोग उस चीज को करना शुरू करिएगा। जैसे एक वर्ड होता है बोवर, क्या होता है? तो हम क्या कर रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अब इसकी हिंदी मत पूछिएगा, आप लोगों की आदत है हर चीज की हिंदी पूछना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वन वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं? पूरी एक लाइन को ना कहने के लिए। देखिए, लैंग्वेज की यही तो अच्छाई होती है, बोलते समय आपके शब्दों से, आपकी भाषा से, आपकी लैंग्वेज से जितनी सिंपल हो, जितनी कंसाइज हो और सामने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए। तो जैसे आपने बोल दिया बोवर, क्या बोल दिया? एक वर्ड बोला आपने बोवर। अब आप इसका अगर पूरा सेंटेंस लिखोगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, आपको वर्ड्स भी ज्यादा लिखने पड़ेंगे। आपने क्या बोल दिया? बोवर। यही लैंग्वेज की स्पेशलाइजेशन है, यही लैंग्वेज की विशेषता है कि आप कम वर्ड्स में अपनी पूरी बात कह सको। और ये सीखना भी चाहिए, हमारी लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हम कम शब्दों में बहुत ठोस बात कह सके। तो बोवर का मतलब क्या होता है? अ सैडी प्लेस। कैसा प्लेस? सैडी प्लेस अंडर, a shady place under the trees, under the trees। अब आप लोगों ने जब भी इक्वेटोरियल रीजन की बात पढ़ी होगी तो इक्वेटोरियल रीजन में पढ़ा होगा कि बहुत सारे डेंस पौधे होते हैं, वहां पर बहुत मुश्किल से नीचे लाइट जा पाती है। तो जब सारे चारों तरफ से पौधे हों और बीच में थोड़ी सी जगह पर कहीं सैडी प्लेस अंडर द ट्रीज, तो वहां पर नीचे क्या है? सनलाइट नहीं जा पाती है, तो वो सैडी रीजन होता है। कैसा होता है? सैडी होता है। चारों तरफ से पौधे होते हैं, चारों तरफ से क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, तो उसको कहते हैं बोवर। हिंदी में इसको कहते हैं कुंज। क्या कहते हैं? कुंज। आपने पढ़ा होगा कुंज गलियों में, है ना? तो कुंज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बोवर का मतलब क्या होता है? कुंज होता है। आगे देखिएगा, एक वर्ड है कंटेम्पोरेरी। क्या है? कंटेम्पोरेरी। CONTEMPORARY, कंटेम्पोरेरी। अब बताइए, आप लोग सुनते हो हमेशा, हम लोग जब बात करते हैं कि हाँ वो उनके कंटेम्पोरेरी थे, वो उनके समकालीन थे। कैसे थे? समकालीन थे। कि ये जो अ, जो तानसेन थे वो अकबर के कंटेम्पोरेरी। क्या थे? जो तानसेन थे वो अकबर के समकालीन थे। तो कंटेम्पोरेरी का मतलब क्या होता है? समकालीन होता है। क्या होता है? समकालीन होता है। तो बिलोंगिंग टू द, क्या हो जाएगा? बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा? सेम पीरियड ऑफ टाइम। कंटेम्पोररी का मतलब क्या हो जाएगा? बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब अकबर का शासन चल रहा था उसी समय तानसेन भी हुआ करते थे, उसी समय स्वामी हरिदास भी हुआ करते थे। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि जो तानसेन थे वो कंटेम्पोररी थे किसके? अकबर के।
यस और नो? तो कंटेम्पोरेरी का मतलब क्या हो जाएगा? समकालीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकालीन हो जाएगा। हम्म। आगे देखिएगा, आगे होता है क्रोनोलॉजिकल। क्या होता है क्रोनोलॉजिकल? मान लीजिए जो वर्ड लिखते हैं, आपने सुना होगा क्रोनोलॉजी वर्ड। क्या सुना होगा? क्रोनोलॉजी क्या होती है? जब हम किसी चीज को टाइम के सीक्वेंस में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले ह्यूमन का, पहले अर्थ बनी। क्या बनी? अर्थ बनी। अर्थ पे क्या आया? ह्यूमन आए। और ह्यूमन वो कैसे थे? प्रिमिटिव मानव थे। कैसे थे? प्रिमिटिव ह्यूमन थे। फिर प्रिमिटिव ह्यूमन के बाद क्या बना? होमो सैपियंस बना। क्या बना? होमो सैपियंस बना। या जैसे आप स्टडी करते हो, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपकी लाइफ में। हमने आपको हमेशा बोला हुआ है कि जब भी कुछ पढ़े आप, मेनली इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोशिश करिएगा कि उनके सेंटेंसेस आसपास की स्टोरी में बना लीजिएगा, तो आपको ज्यादा याद रहेगा और पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो जैसे हमने कहा कि पहले क्या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया होगा। कौन सा आया होगा? फर्स्ट जनरेशन। फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया। क्या आया? सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन तो इसलिए क्या कहते हैं? 1G कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर क्या आया? 2G आया। फिर क्या आया? 3G आया। फिर क्या आया? 4G आया। बोलो। फिर 4G के बाद क्या आया? अब 5G आ गया। क्या आ गया? 5G आ गया। तो ये जो है ये टाइम का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? टाइम का सीक्वेंस है। फर्स्ट जनरेशन में कुछ चीजें रही होंगी, फिर सेकंड जनरेशन में कुछ और चीजें बढ़ गई, फिर थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में कुछ और चीजें बढ़ गई, फिर फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में भी और सारी चीजें बढ़ गई, फिर आ गया आपका फिफ्थ जनरेशन। क्या आ गया? फिफ्थ जनरेशन। तो इस तरीके से जो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए। क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता हुआ। ये बात क्लियर होगी? तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। क्या? अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आपने सुना होगा कि हम लोग बात करते हैं कि क्रोनोलॉजी में, किसमें? क्रोनोलॉजी बताना है। क्या बताना है? क्रोनोलॉजी बताना है। ओके, आगे देखिए। देखिए इंग्लिश ग्रामर को हमने आपको और बताया हुआ है कि जब भी आप पढ़िएगा कोई भी टेक्स्ट, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप सच में इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, ज्यादा खर्चा मत बढ़ाइएगा। आप एक पेपर लीजिएगा, रद्दी वाले से ले लीजिए यार, कोई भी इंग्लिश का एक रद्दी वाला पेपर ले लीजिएगा। और उसको क्या करना है आपको? एक पेज एक दिन में पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। उसमें जो वर्ड्स आते हैं, जो सेंटेंस आते हैं, और सेंटेंसेस में वर्ड्स का यूज कहाँ किया गया है, ये आपको देखना और सीखना पड़ेगा। तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, है ना? तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि बीच में पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ज्यादा नहीं, पूरा पेपर डेली खरीदने की जरूरत नहीं। अगर आप खरीदते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर नहीं खरीदते हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन है कि आप एक पेपर ले लो और कम से कम सप्ताह भर पढ़ो। दूसरी चीज, पढ़ना क्या है? जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। इंग्लिश सीखना है, नॉलेज नहीं अचीव करना है उससे। इंग्लिश सीखने के लिए क्रिकेट की चीजें, फुटबॉल की चीजें, या और भी कोई पेज, या कोई ऐसा पेज जो आपको एडिटोरियल का अच्छा लगता है, न्यूज पढ़ना अच्छा लगता है, चटपटी खबरें पढ़ना अच्छा लगता है, जो भी आपको लगता है, व्हाट एवर यू लाइक, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। आगे देखिएगा, आपने एक वर्ड सुना होगा, सेंसस। क्या सुना होगा? सेंसस। हाँ, सरकार को सेंसस ले आना चाहिए था कब? 2021 में, लेकिन अभी तक नहीं आया। पता नहीं क्या कर रहे हैं। ले आएंगे, कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो सेंसस क्या होता है? ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। क्या होता है? ऑफिशियल काउंटिंग, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो कैसी पॉपुलेशन? ऑफिशियल काउंटिंग। क्या है ये? काउंटिंग है। क्या है? ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री को हम क्या कहते हैं? सेंसस कहते हैं, जनगणना। क्या कहते हैं? जनगणना। आपको पता है हर 10 साल में क्या होती है? जनगणना होती है। हिस्ट्री वाले सर ने आपको बताया होगा, अगर आपने हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट कर ली है,
कि 1872 में शायद जनगणना स्टार्ट हुई थी इंडिया में, फिर 1881 में फर्स्ट टाइम प्रॉपर जनगणना की गई थी, है ना। 1872 में, कब? 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। फिर 1881 में क्या किया गया था? प्रॉपर जनगणना कराई गई थी। तो हमने आपको कॉन्टेक्स्ट इसलिए बताया ताकि आपको याद करना आसान हो जाए, ताकि आपको याद रहे, समझना आसान हो जाए। यस और नो? ओके, आगे देखिएगा। सेंसस के बाद क्रिमिनोलॉजी। क्या होता है क्रिमिनोलॉजी? हाँ, क्रिमिनोलॉजी तो पता होगा आपको, ये तो बहुत इजी वर्ड है आपको। हाँ, क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स। क्या होता है? साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स। साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स क्या हो जाएगा? साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, क्रिमिनोलॉजी हो जाएगा। आगे देखिएगा। कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? महाद्वीप। क्या होता है? कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? महाद्वीप। तो महाद्वीप का क्या लिखेंगे हम? कॉन्टिनेंट का क्या हो जाएगा? वन ऑफ द वन ऑफ द लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ। वन ऑफ द लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ कॉन्टिनेंट होता है। अभी तक अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट है? ऐसे स्टोरी कनेक्ट किया तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब नाम आप लोगों को पता ही होगा, मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ। नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। अभी तक नहीं आते तो जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हुए ज्योग्राफी के चैप्टर में जाइए और वहां से 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम याद कर लीजिएगा। और उसमें एक जीके का भी क्वेश्चन है। अब 8वें महाद्वीप पे भी रिसर्च हुई है, वो शायद न्यूजीलैंडिया करके कुछ है, न्यूजीलैंड के आसपास, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हाँ, कॉन्टिनेंट कुछ वर्ड होता है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें करंट क्या चल रहा है। करंट यही है आपका कि न्यूजीलैंडिया, सॉरी, जीलैंडिया एक नया कॉन्टिनेंट खोजा गया, ठीक है, और उसमें 7 कॉन्टिनेंट्स। जस्ट आगे देखिएगा। कैलीग्राफी क्या वर्ड है? देखिएगा, कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी क्या होती है बताइए? कैलीग्राफी होती है सुलेख। कैलीग्राफी को क्या कहते हैं? सुलेख। क्या कहते हैं? सुलेख। आपको पता होना चाहिए अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो पेन, वो प्रिंटेड नहीं था जब लिखा गया था, तो हैंड रिटन था। सोचो कितनी बड़ी बात है, अच्छी बात है, आपको जानकारी भी होनी चाहिए इस चीज के बारे में। तो कैलीग्राफिस्ट थे, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा, शायद वो वेस्ट बंगाल के थे, उनसे लिखवाया गया था, तो लोगों ने लिखा था। तो कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? सुलेख, जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है। और ऐसे लोग जब प्रिंट नहीं आया था, जब प्रिंट नहीं आया था, तो जो बुक्स लिखी जाती थी वो कैसे लिखी जाती थी? हाथ से ही लिखी जाती थी। सोचो आज आपको बुक्स की जरूरत होती है, आप दुकान पर जाते हैं और तुरंत प्रिंट करा लेते हैं, चाहे 100 पेज की कॉपी हो, चाहे 10 पेज की किताब हो, चाहे 200 पेज की बुक हो, और आप तुरंत क्या करा लेते हैं? हजारों कॉपियां प्रिंट कर ली जाती हैं। लेकिन उस समय जब प्रिंटिंग था ही नहीं, कितना मुश्किल होता था, तब कैलीग्राफी लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी, बहुत इज्जत होती थी। आजकल तो बेचारों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत अच्छे से आप प्रिंट और कॉपियां निकाल लेते हैं। तो अभी आजकल तो कैलीग्राफी का यूज कम होने लगा है। इसके पहले जब प्रिंट नहीं होता था तब कैलीग्राफिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता था। यस और नो? बात समझ आ गई? तो कैलीग्राफी क्या होता है? द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल। द आर्ट ऑफ राइटिंग क्या हो जाएगा? द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल। द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली with a special
विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, स्पेशल पेन और ब्रश। कैलीग्राफी के लिए अलग से पेन भी आते हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, अच्छी बात है। क्या होनी चाहिए? द आर्ट ऑफ द राइटिंग ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर ढंग से रखना। और किस चीज से? विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, स्पेशल पेन और ब्रश से जो लिखा जाता है उसको कहते हैं क्या? ठीक है, कैलीग्राफी। आगे देखिएगा, तो कैलीग्राफी क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। हमने आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टोरी सुनाई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो प्रिंट नहीं किया गया था, उसे क्या किया गया था, वो हैंड रिटेन है। और उस समय के जो कैलीग्राफिस्ट थे, मुझे नाम नहीं याद है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या नाम था उनका, जिन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। हैंड रिटेन है वो, ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ, नई इन्फॉर्मेशन है तो कलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको भी नाम नहीं पता है तो आप नाम कमेंट में बताइएगा मुझे। ठीक है, मन खोल कर पढ़िएगा, चीजों को सोच कर काम करिएगा। अगर कैलीग्राफी वर्ड आया तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी जान लीजिएगा, कैलीग्राफी क्या होती थी, कैसे होती थी, क्या करते थे। आज के समय में तो इंटरनेट है आपके पास, जाइए गूगल पे लिख दीजिए कैलीग्राफी, फोटो भी देख लीजिएगा, इमेज भी देख लीजिएगा, ब्रश भी देख लीजिएगा कैसे लिखते थे, सब सिंपल है। ऐसे थोड़ा सा अपना टाइम यूटिलाइज कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बस पढ़ा छोड़ दिया, ऐसे माइंड में चीजें स्टेबल नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। आगे देखिए, कस्टोडियन क्या? कस्टोडियन, अब देखिए कस्टोडियन क्या होता है, पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कस्टोडियन। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो कस्टोडियन का मतलब क्या हो जाएगा? केयर टेकर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा? केयर टेकर ऑफ आ ऑफ आ पब्लिक प्रॉपर्टी। केयर टेकर ऑफ का क्या हो जाएगा? पब्लिक प्रॉपर्टी। तो कस्टोडियन क्या हो गया? अब आप जब भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक लाइन आती है क्या, कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखिए, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। अब आप जहां आसपास रहते हैं, बहुत बार आप लोग बोल देते हो कि वो व्यक्ति कैसा है? कंजर्वेटिव। कैसा है? कौन होते हैं कंजर्वेटिव? आप लोग बताइए, चलिए आप लोग बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर। कंजर्वेटिव कौन से लोग होते हैं? हाँ, कंजर्वेटिव जो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, जैसा पहले से चला रहा है बस वैसा चलने दीजिए, जो नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। आप लोगों का क्या आइडिया बताइए, हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, यस और नो? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, अब कुछ लोगों का विचार हो सकता है कि चेंज तो करना चाहिए, लेकिन उसमें क्या चीजें चेंज करनी है, क्या नहीं चेंज करनी, ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली, हर चीज को देख सुन के करना है, ऐसा नहीं अंधा अनुमान नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है, चीजों को देखना है, समझना है, जो चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल उनको हमें क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। तो कंजर्वेटिव कौन से लोग होते हैं? अ पर्सन हु इज अगेंस्ट टू चेंज, पर्सन अ पर्सन who is against to change, a person who is against to change। अब आपने अगर हिस्ट्री 10th में पढ़ी होगी तो आपको लिबरल, कंजर्वेटिव ये सारी चीजें पढ़ाई गई होगी, यस। अगर आपने 10th में हिस्ट्री पढ़ी होगी, अच्छा हिंदी में पढ़ी थी तो फिर कोई बात नहीं है, अगर इंग्लिश में पढ़ी होती या नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लो यार, क्या प्रॉब्लम है। इतनी बार आप डेली वर्ड सुनते हो, जो पॉपुलर वर्ड है कम से कम वो तो पता ही होना चाहिए। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज अगेंस्ट टू चेंज। चलो मैं आपसे एक होमवर्क दे रहा हूँ, चलिए कंजर्वेटिव का आप लोग एंटोनिम्स बताइए, क्या कंजर्वेटिव का एंटोनिम बताइए। होमवर्क है, कंजर्वेटिव का क्या चाहिए? एंटोनिम बताइए। आप अपने समाज में सुनते होंगे, बोलते हुए। हाँ, तो कंजर्वेटिव का एंटोनिम क्या होता है बताइए। चलिए आप लोगों का होमवर्क, फटाफट स्टार्ट हो जाइए। चीटिंग करके नहीं, सर्च करके नहीं। आता है तो बताइएगा, नहीं तो हम तो बता ही देंगे फिर, है ना। तो कंजर्वेटिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव का एंटोनिम हो जाएगा लिबरल। क्या हो जाएगा? लिबरल। आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि वो व्यक्ति बहुत लिबरल है,
जो बहुत बेकार है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बहुत ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन है ना। और कंजर्वेटिव लोग जो होते हैं, आप कुछ भी उनसे बोलो, हर बात पे गलत क्वेश्चन करेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप लिख लीजिएगा फिर, कंजर्वेटिव का एंटोनिम क्या होता है बताइए? लिबरल होता है। क्या होता है? लिबरल। तो कंजर्वेटिव का एंटोनिम क्या होता है? लिबरल होता है। तो लिबरल क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु सपोर्ट चेंजेस, क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु सपोर्ट, a person who support changes, a person who support क्या? चेंजेस। ऐसा व्यक्ति जो चेंजेस को स्वीकार करता है उसे क्या करते हैं? कहते हैं लिबरल कहते हैं। यस और डोमिसाइल, चलिए डोमिसाइल आप लोग बताइए, आप सबके पास क्या होगा? डोमिसाइल एड्रेस होगा। क्या होगा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। क्या होगा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। डोमिसाइल क्या होता है? एड्रेस होता है। प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स परमानेंटली, क्या हो जाएगा? प्लेस वेयर a person, place where a person lives permanently. Place where a person lives permanently. आपने देखा होगा, आप लोगों से पूछा जाता है जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करते हो, तो आपको या पहले भी कभी लाइफ में ऐसी कोई जरूरत पड़ी हो या आगे जरूरत तो पड़ने वाली है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिसाइल एड्रेस होता है हमारा। क्या होता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। क्या होता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, एलगी क्या है? एलगी, तो एलगी क्या होता है? अगर आपने कभी नॉवेल पढ़ी या इंग्लिश लिटरेचर में कुछ भी पढ़ा हुआ है तो एलगी लिखते हैं अब, है ना। ये क्या होता है? इसको हम शोक गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? शोक गीत। क्या कहते हैं? शोक गीत। अब आप बताओ, समझ गए होंगे कि क्या हो सकता है शोक गीत, बताइए। शोक गीत क्या होता है? जब किसी की डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है? जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस पे ये लोग शोक गीत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एलगी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एलगी लिखते हैं। जैसे अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर के बारे में थोड़ा भी कभी पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा, जॉन कीट्स थे। क्या थे? जॉन कीट्स थे। 21 ईयर की एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। फिर भी वो बहुत फेमस राइटर है, आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि इतनी कम उम्र में, 21 साल की उम्र में मरने वाला व्यक्ति इतना फेमस होता है इंग्लैंड में। तो उनके बारे में टेनिसन ने एल्गी लिखा। क्या लिखा था? एल्गी लिखा था। मतलब लिखा था शोक गीत। शोक गीत मतलब आप कह सकते हैं मृत्यु गीत, किसी की डेथ होने के बाद। तो इसका क्या हो जाएगा? पोएम रिटन ऑन द, पोएम क्या हो जाएगा? पोएम रिटन ऑन द, क्या हो जाएगा? रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवंस, डेथ ऑफ समवंस, someone loved ones, someone loved ones, किसी अपने की, किसी अपने प्रिय की डेथ पर लिखा गया जो गीत होगा, क्या होगा? किसी अपने की डेथ पे लिखा गया जो गीत होगा उसे क्या कहेंगे? एल्गी कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्गी कहेंगे। पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन, पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन, डेथ ऑफ समवन लव्ड वंस। जब किसी अपने की डेथ हो जाती है उस पे जो गीत लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। ELEGY, एल्गी होता है, ठीक है। आगे देखिए, एफिमिनेट क्या है? एफिमिनेट,
EFFEMINATE, एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब होता है जनाना। क्या होता है? जनाना। अब कुछ लोग तो ये वर्ड ही नहीं जानते होंगे, जनाना का मतलब क्या होता है, बताइए। तो जनाना किसे कहते हैं, बताइए। जनाना मतलब होता है महिला। क्या होता है? जनानी होता है, सॉरी जनानी होता है। क्या? महिला को, फीमेल को जनानी बोलते हैं। अब जब किसी व्यक्ति के, पुरुष के अंदर में, मेल के अंदर फीमेल वाली क्वालिटीज क्या हो, बिहेवियर हो, क्या हो, बिहेवियर हो, क्या हो, बिहेवियर जब किसी पुरुष का फीमेल जैसा होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनकी जब फीमेल जैसी होती है, तो उसे हम एफिमिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एफिमिनेट। क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए फीमेल वर्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसे आप जोड़ सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं। एफिमिनेट, यहाँ पे फीमेल लिखा होगा, क्या लिखा है? फेमिनेट। क्या लिखा होगा? एफ फेमिनेट, है ना, इस तरीके से। तो एफिमिनेट क्या हो जाएगा? man having the man having the qualities of man having the qualities of woman, man having the qualities of woman, man having the qualities of woman, yes or no? तो क्या हो जाएगा? एफिमिनेट, मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन। ओके, तो एफिमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? जनाना होता है, जनानी वर्ड होता है, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? फीमेल के लिए यूज किया जाता है। तो जब मेल के अंदर बिहेवियर जो होता है उसका फीमेल जैसा होता है, तो उसको हम एफिमिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? एफिमिनेट। आगे देखिएगा, एंटोमोलॉजी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। क्या होता है? स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में अध्ययन करना? कीड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं? हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। आगे बताइए, इकोलॉजी। ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा आपने, है ना, एनवायरनमेंट में भी पढ़ा होगा, बहुत फेमस वर्ड है इकोलॉजी। ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा, बायो में भी पढ़ा होगा, एनवायरनमेंट में भी पढ़ा होगा। तो इकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी अबाउट द स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप और देखिए रिलेशन के बाद यहाँ पर हमने हाइफन यूज किया हुआ है। क्या यूज किया हुआ है? हाइफन यूज किया हुआ है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर लिखना है। अब देखिए ये हमने आपको पंक्चुएशन में पढ़ाया हुआ था कि जब कोई वर्ड आधा लिखा जाए, क्या लिखा जाए? आधा लिखा जाए, और लाइन के नेक्स्ट लाइन में आधा वर्ड आ जाए, तो वहां पर किसका यूज करते हैं? हाइफन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हाइफन का यूज करते हैं। आप लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हो, हाइफन छोटा होता है, डैश थोड़ा बड़ा होता है ना? तो हाइफन इस तरीके से और डैश इस तरीके से हमने आपके पंक्चुएशन में बताया हुआ था। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आपकी जिम्मेदारी है पीछे के चैप्टर सारे ठीक से समझ लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, समझे? तो वहां से आपको पता चलेगा। तो हमने यहाँ रिलेशन लिखा था, क्या लिखा था? रिलेशन। आगे हमें सिर्फ लिखना है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया? हाइफन यूज कर लिया, है ना? रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स, between living things and between living things and their surroundings. ठीक है, क्या हो जाएगा? इक्वलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो ये हो गए क्या, कुछ अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको बताए थे। अब देखिएगा आगे हमें कुछ क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? बात तो तभी बनेगी ना। चलिए, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के
कुछ आए हुए क्वेश्चंस और कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर क्या देंगे, यस और नो। तो कुछ दो तीन क्वेश्चंस आए हुए और कुछ दो तीन क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस जो आने की जिनकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आगे देखिए, सक्सेशन ऑफ रूलर्स, जैसे क्वेश्चन है सक्सेशन ऑफ रूलर्स, क्या सक्सेशन ऑफ रूलर्स, succession of rulers belonging to one family, belonging to one family, belonging to one family, वन फैमिली से जो सारे रूलर्स बिलोंग करते हैं उनको क्या कहा जाता है, वन फैमिली से जो सारे रूलर्स बिलोंग करते हैं उनको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए डायनेस्टी, क्या डायनेस्टी। बी ऑप्शन डायनेस्टी हो गया। दूसरा ऑप्शन है लाइनेज, क्या है लाइनेज। सी ऑप्शन है, सी क्या ऑप्शन है लाइनेज। एंसेस्ट्री, क्या है एंसेस्ट्री, एंसेस्टर होता है ना उसी से एंसेस्ट्री बना, क्या बना एंसेस्टर होता है तो उसी से क्या बन जाएगा एंसेस्ट्री। एंसेस्टर से क्या बन जाएगा एंसेस्ट्री। और डी ऑप्शन, क्या डी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रोजेनी, क्या हो जाएगा प्रोजेनी। तो प्रोजेनी का मतलब क्या होता है संतानें। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा और ग्रेगर जॉन मेंडल का वो चैप्टर पढ़ा होगा जिसपे वो F1 और F2 पीढ़ी के रिसर्च करते हैं होने वाली संतानें छोटी होंगी या बड़ी होंगी, तो उस पे आपने देखा होगा वहां पे वो वर्ड प्रोजेनी ही यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं प्रोजेनी यूज करते हैं, है ना। अब हिंदी में पढ़ा है आपने तो कोई प्रॉब्लम, फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ध्यान से, ग्रेगर जॉन मेंडल जब मटर पे रिसर्च करते हैं तो वहां पे वो पीढ़ियों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि F1 पीढ़ी में बच्चे छोटे होंगे कि F2 पीढ़ी में बच्चे बड़े होंगे। अगर वो आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपने प्रोजेनी वर्ड पढ़ा होगा। प्रोजेनी मतलब क्या हो जाएगा संतानें। तो आप देखिएगा सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, अगर एक ही फैमिली के आगे सारे रूलर्स होते चले जा रहे हैं तो उसको कहते हैं हम डायनेस्टी। क्या कहते हैं डायनेस्टी कहते हैं। क्लियर हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा, आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, वन क्वेश्चन है, वन हु वन हु has become dependent, one who has become dependent, one who has become dependent, one who has become dependent on something or drugs is। अब आपको हिंट मिल गई होगी, क्या मिल गई होगी हिंट मिल गई होगी। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन द समथिंग और ड्रग्स इज। एग्जांपल ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एडामेंट, एडामेंट। दूसरा एडिक्ट, क्या एडिक्ट। ये स्पेलिंग ध्यान देना, ये एडिक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर, क्या होता है इसका मतलब ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। थर्ड ऑप्शन एडिक्ट, ए डबल डी आई सी टी, क्या है ए डबल डी आई सी टी। और फोर्थ ऑप्शन, क्या फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका डिरिलेक्ट, क्या है डिरिलेक्ट। अब आपको हिंट तो मिल गई है,
वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाए, मतलब उसका उसके बिना काम ही ना चले, तो इसको क्या कहते हैं, एडिक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हिंट मिल गई होगी किससे, जो हमने ये वर्ड लिखा था, मतलब डिपेंडेंट हो जाना किस तरीके से, जैसे कि मेनली ड्रग्स की बात करेंगे, तो जब ड्रग्स की बात करेंगे तो उसके लिए क्या आंसर हो जाएगा आपका, एडिक्ट हो जाएगा, ADDICT, क्या हो जाएगा। आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, आंसर बताते जाइएगा साथ में, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, सीवियरली abusive writing in journals, क्या सीरियसली। अब abusive writing in journals ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, सीवियरली abusive writing in journals, ऑप्शन ए है इमेजिनरी, क्या है, इमेजिनरी, बी ऑप्शन है स्पेकुलेटिव, बी ऑप्शन क्या है स्पेकुलेटिव, सी ऑप्शन है स्क्वेरल्स, क्या है स्क्वेरल्स, SCURRISTURRILOUS स्क्वेरल्स, और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है इसका सरकास्टिक, क्या है सरकास्टिक। तो सी डी ऑप्शन क्या है सरकास्टिक। अब आप बताइएगा सिमिलरली एब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स, जर्नल्स में जब कोई एब्यूसिव राइटिंग यूज करता है तो उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी यानी कल्पना करना, स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव का भी मतलब होता है होप रखना, अपेक्षा रखना, और सरकास्टिक का मतलब क्या होता है रिडिकुलस, क्या होता है रिडिकुलस। तो रिडिकुलस का मतलब क्या होता है हास्यास्पद, कैसा हास्यास्पद, मतलब जिसको पढ़ के हंसी आए, मजाक आए, अच्छा लगे। तो क्या एब्यूसिव ऐसा हो सकता है, हास्यास्पद हो सकता है, या स्पेकुलेटिव होप करना हो सकता है, या इमेजिनरी हो सकता है, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, अब तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को। हाँ पार्टिसिपेट कीजिएगा, अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, पढ़कर छोड़ देंगे, कितनी बार पढ़ा आपने इधर उधर से, नहीं, एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आप इसको केवल पढ़कर छोड़कर बच जाइएगा, आधे घंटे और टाइम दीजिएगा, जिससे क्या होगा अपने खुद के भी सेंटेंसेस आप फॉर्म कर लीजिएगा और एक बार एग्जांपल के लिए यूज कर लीजिएगा, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्क्वेरुलस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एब्यूसिव राइटिंग करने को, एब्यूसिव राइटिंग को क्या कहते हैं स्क्वेरुलस कहते हैं, क्या कहते हैं स्क्वेरुलस कहते हैं। आगे देखिएगा, चलिए अगला सेंटेंस आप लोगों के ऊपर है, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, क्या है, अन्यथा नहीं लेना है, सीरियस नहीं लेना है, चीजों को समझने के लिए हम कई बार ऐसा बोल देते हैं। कि अगला सेंटेंस क्या है आप लोगों के ऊपर है, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, एक्ट ऑफ act of deceiving somebody, act of deceiving somebody in order to make money, in order, in order to make money, अगर पैसा बनाने के लिए, तब डिसीविंग समबडी, किसी को डिसीव करना लेकिन किसी और काम के लिए नहीं, किसी को डिसीव करना लेकिन किसी और काम के लिए नहीं,
केवल केवल किस चीज के लिए? टू मेक मनी। क्या करने के लिए? टू मेक मनी, पैसा बनाने के लिए अगर आप किसी को डिसीव करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रॉबरी। क्या? रॉबरी। क्या उसे रॉबरी कहेंगे अगर आप किसी से पैसे को चीटिंग करते हैं पैसे के लिए? पिक पॉकेट कहेंगे। क्या कहेंगे? पिक पॉकेटिंग कहेंगे या पिक पॉकेट कहेंगे। सी ऑप्शन है आपका फ्रॉड। क्या है? फ्रॉड। और डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन क्या है? एफ। अब बताइए आप लोग। चलिए 5 सेकंड का समय, आंसर आप लोगों के आ जाने चाहिए। बताइए क्या है आंसर? एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा बनाने के लिए अगर किसी को आप डिसीव करते हैं, अगर आप किसी से पैसे के लिए डिसीविंग करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? रॉबरी कहेंगे, पिक पॉकेट कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे या थेफ्ट कहेंगे? उसको कहेंगे फ्रॉड। क्या कहेंगे? फ्रॉड। आपने सुना भी होगा, अपने आसपास लोग बोलते हैं बहुत फ्रॉडी लगती है, बहुत फ्रॉड करता है। क्या करते हैं? फ्रॉड कर दिया। क्या कर दिया? फ्रॉड कर दिया। पैसा लेकर भाग गए, बैंकों का हजारों करोड़ पैसा लेकर लोग क्या कर निकल गए, है ना? तो क्या कहेंगे हम उनको? फ्रॉड कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर आपने अभी रिसेंट में भी, खैर वैसे बहुत बड़े बड़े लोग हो गए जिन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, हजारों करोड़ बैंकों का फ्रॉड कर दिया। अगर आप थोड़ा भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो नटवर लाल करके सर्च करना। एक बिहार के व्यक्ति थे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हैं। तो नटवर लाल थे बिहार के, उन्होंने ताजमहल बेच दिया, पार्लियामेंट बेच दिया, सब बेच दिया। ताजमहल बेच दिया, पार्लियामेंट बेच दिया। सोचो कैसा इंसान रहा होगा, कितना जबरदस्त फ्रॉड करने वाला व्यक्ति रहा होगा, कितना जज्बा रहा होगा उस व्यक्ति के अंदर, है ना? तो गलत काम करने के लिए क्या चाहिए? जज्बा चाहिए। मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ गलत करने वाले को, मैं ये बता रहा हूँ कि टैलेंट तो होना ही चाहिए। तो एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी को क्या कहेंगे? फ्रॉड कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रॉड कहेंगे। आगे देखिएगा, a person who is unable a क्वेश्चन क्या है? a person who is unable to pay his debt, a person who is unable to pay his debt, a person who is unable to pay his debt, ऐसा व्यक्ति जो अपना डेप्ट पे नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? ऐसा व्यक्ति जो अपना डेप्ट पे नहीं कर पाता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा फिर आंसर बताइएगा। सॉल्वेंट, बैंकर, ए ऑप्शन है क्या? सॉल्वेंट। बी ऑप्शन है बैंकर। सी ऑप्शन है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है? लेंडर। तो देखिए, a person who is unable to pay his debt, ऐसा व्यक्ति जो पे नहीं कर सकता। एक तो आपको ऐसे जब वर्ड मिल जाए ना, हम सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, आंसर तो इसी में से होगा। बैंकर, बैंक चलाने वाला थोड़ी, कर्ज ना देने वाला होता है। लेंडर तो होता है उधार देने वाला। क्या होता है? उधार देने वाला, लेने वाला थोड़ी होता है। अब देखिएगा, या तो सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट, क्योंकि ये दूसरे के क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो इंसॉल्वेंट होता है। क्या होता है? इंसॉल्वेंट होता है। जो व्यक्ति अपना उधार नहीं, बैंक का कर्ज नहीं चुका सकता, उसे क्या कहते हैं? हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। अगर आप लोग करंट अफेयर्स थोड़ा भी पढ़ते हो, थोड़ा भी अपडेट रहते हो, तो आपको पता है नोटबंदी के बाद, जब से नोटबंदी की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके बाद बहुत सारे लोगों का पैसा जो है बैंकों में या इधर उधर पड़ा रहा, तो सरकार ने एक और नियम बनाया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ऐसा करके कुछ नाम है। इंसॉल्वेंसी क्या बनाया? उसी से ये आर्टिकल से लिया गया क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उसमें क्या है कि अगर आपके पास चोरी का पैसा है, किसी भी गलत तरीके का पैसा है,
तो 45% लगभग आप सरकार को दे दीजिएगा। अगर आपके पास 100 रुपए है तो 45 रुपए आप सरकार को दे दीजिएगा। फिर आपके पास कितना बचा, 55 रुपीज आपके पास बच गए, आप रखे रहिएगा, है ना। तो आपका जो ब्लैक मनी था वो व्हाइट हो जाएगा। कितना अच्छा तरीका है, सरकार का भी फायदा, आपका भी फायदा, समझे। तो इसलिए क्या बनाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया गया। क्या बनाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया गया। तो उसी आर्टिकल के लिए बनाया गया ये क्वेश्चन है। और उसी समय ये एक बार पूछा भी गया था क्वेश्चन, हाँ जब ये क्वेश्चन बनाया गया था तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। आगे देखिए, वन हु कैन, क्वेश्चन है वन हु one who can think about the future, one who can think about the future, one who can think about the future, one who can think about the future with imagination and wisdom, with imagination, with imagination and wisdom, with imagination and wisdom। तो ऐसा व्यक्ति जो सोच सकता है, क्या कर सकता है, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत चीजें सोच रही हूं, है ना। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सोचते सोचते गलत चीजें सोचते हैं, नहीं ये सब बेकार की बात है, गलत चीजें नहीं सोचना है। ऐसा व्यक्ति जो भविष्य के बारे में सोच सकता है, अच्छी चीजों के बारे में सोच सकता है, ऐसे लोग ही हमेशा महान लोग होते हैं, जो भविष्य को पहले ही देख लेते हैं, है ना, आगे का सोच लेते हैं, उनके आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप लोग भी अच्छी चीजें सोचा करें, है ना। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और कुछ भी सोच रहे हैं इधर उधर की, कि कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे मेहनत की जाए। हाँ, मेहनत करके पैसा बनाया जाए वो ठीक है। अभी आपने पीछे पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, है ना, डिसीव करके पैसा कमाना नहीं, मेहनत करके पैसा कमाना। तो ऐसा सोचना है, भविष्य के बारे में अच्छा सोचना है। तो फिर क्या कहा जाएगा उसे, ऑप्शन है ड्रीमर, क्या कहेंगे, ड्रीमर। ए ऑप्शन क्या है, ड्रीमर। बी ऑप्शन सीयर, बी ऑप्शन क्या है, सीयर। ठीक है, सीयर का मतलब होता है पैगंबर। क्या होता है, पैगंबर। पैगंबर कौन थे आपको पता ही नहीं, या पैगंबर किन्हें कहा जाता है। सी ऑप्शन है आपका आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट। और डी ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन है आपका विजनरी। क्या, विजनरी। अब आप बताइएगा, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। ऐसा व्यक्ति जो पूरी बुद्धि के साथ, पूरी इमेजिनेशन के साथ भविष्य के बारे में सोच सकता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्या उसे हम ड्रीमर कहेंगे। ड्रीम करना, सपने देखना अच्छी बात है। अब वो सपने गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, और फुलफिल नहीं भी हो सकते हैं, और हो भी सकते हैं। सीयर क्या होते हैं, पैगंबर होते हैं, ठीक है, जो मेनली धर्मों को, रिलीजियंस को आगे बढ़ाते हैं, उनको पैगंबर कहते हैं। आइडियलिस्ट होना, आइडियलिस्ट होना है मतलब जो समाज में प्रचलित व्यवस्थाएं हैं, समाज में जो प्रचलित प्रचलित सिद्धांत है, उनको मानना, उसे आइडियलिस्ट कहते हैं। और विजनरी होता है जो भविष्य के बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है, जैसे महात्मा गांधी वॉज अ विजनरी पर्सन। महात्मा गांधी बहुत ही विजनरी पर्सन, कैसे पर्सन थे वो, अगले 20 साल में, 10 साल में क्या होगा, अगर आज ये काम किया जाएगा तो आगे उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या फर्क पड़ेगा, उस चीज के बारे में तो पहले ही सोच लेते थे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, विजनरी कहा जाता है। तो हमने ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए, कुछ संभावित हमने आपको पहले टेबल बताई, वो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमने क्वेश्चंस बताए, इसमें से जो शुरू के 3 क्वेश्चंस बताए ये आए हुए क्वेश्चन थे, बाद में जो 3 क्वेश्चंस हमने आपको बताए ये क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी को लेकर, है ना। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे काम करते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी है स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स पढ़ते रहें। पीछे के आपने जो भी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप पीछे के चैप्टर्स पढ़ लें तभी आगे बढ़े, नहीं तो फिर आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा और आप कोई गलती मास्टर की दोगे कि मास्टर ने ठीक से पढ़ाया नहीं। तो सिस्टम से काम करिएगा, स्टेप बाय स्टेप काम करिएगा। और अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझसे कहिएगा, आप कमेंट में डिस्कशन कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, जो भी
आपके क्वेश्चंस होंगे, जायज क्वेश्चंस होंगे, उनका सभी का जवाब भी दिया जाएगा। और कनेक्ट रहिएगा। कनेक्ट रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और पार्टिसिपेट करना है। कनेक्टिविटी और पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जो आपको पढ़ाया गया इसको ठीक से पढ़िएगा, नोट्स जरूर बनते रहिए और जब नोट्स बनेगा तो उसमें स्पेस हमेशा नीचे छोड़ते जाइएगा। कोई नई चीज आपको मिलती है, कोई नया सेंटेंस मिलता है न्यूज़पेपर पढ़ते समय या कुछ भी करते समय, तो आप उसमें उसको ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।